जिना तो दुनिया में जितने मक्कार लोग गुजरे हैं, मैनिपुलेटर्स, झूठे, जिना का तो टॉप लिस्ट में नाम होना चाहिए। और बलूच पाकिस्तान की मेजॉरिटी नेशन है। सबसे बड़ी नेशन जो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो बलूच है, जिनको वो माइनॉरिटी बना के दिखाते हैं। ये डिजिट्स का खेल खेलते हैं, स्टैटिस्टिक्स की गेम है। हमारे पहले दौर तक इन लोगों को बलात्कार आता था, हमारी बहू बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, हमारी बहू बेटियां इनके रेप सेंटर्स में हैं, टॉर्चर है, घरों को आग लगाते हैं, बागों को, खेतों को आग लगाते हैं, पानी में जहर मिला देते हैं। साल में 3 बार यूनाइटेड नेशंस में अपनी प्रेजेंटेशंस देता है, यानी बलूच एक्टिविस्ट जाते हैं और यूनाइटेड नेशंस में ये बात रखते हैं कि जेनोसाइड हो रहा है। 60,000 प्लस बलूच इस वक्त एनफोर्स डिसअपीयर्ड है, गायब है, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें छोटे बच्चे हैं। 7 दिन की बच्ची भी उठा कर ले गए। बलूचिस्तान तो आज़ाद होगा। दुनिया भर में पाकिस्तान को भिखमंगे देश के तौर पे देखा जा रहा है। ये वही पाकिस्तान है जिसने बलूचिस्तान की ये हालत कर दी है, जहाँ के जो मूल लोग हैं, बलूच लोग हैं, उनकी हालत, गरीबी का जो स्तर है वहाँ बहुत नीचे पहुँच गए हैं। और आज वही हाल पूरे पाकिस्तान के हो रहे हैं। आज की सूरत हाल में बलूचिस्तान में क्या हालात हैं? थैंक यू सो मच, धन्यवाद। एक तो ये कि बलूचिस्तान को जो ये रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तानी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो देते हैं वो गलत होती हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का जो जोग्राफिकल एरिया है, 56% बलूचिस्तान है, ज़्यादा है कम नहीं है। और बलूच पाकिस्तान की मेजॉरिटी नेशन है। सबसे बड़ी नेशन जो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो बलूच है, जिनको वो माइनॉरिटी बना के दिखाते हैं। ये डिजिट्स का खेल खेलते हैं, स्टैटिस्टिक्स की गेम है। बलूचिस्तान में जितने रहते हैं उससे ज़्यादा पंजाब में और सिंध में रहते हैं, और बलूच केपीके में भी रहते हैं, और इसके अलावा बलूच ईरान में और अफ़गानिस्तान में भी रहते हैं। 1 बिलियन से ज़्यादा बलूच इंडिया में रहते हैं, जो यहाँ के बलूच हैं। और बलूचिस्तान में जो हालत इस वक्त बनाई है पाकिस्तान ने, बांग्लादेश में अगर आपको याद हो कि एक छोटे पीरियड के अंदर एक बहुत बड़ी इंटेंसिटी के साथ वॉर क्राइम्स हुए, जेनोसाइड हुआ, महिलाओं का रेप हुआ, और उसको अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया गया वर्ल्ड ने। अभी तक उसकी रिकग्निशन के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बांग्लादेशी दोस्तों के साथ मिलकर। बलूचिस्तान में इस वक्त जो हालत है वो बांग्लादेश की हालत से ज़्यादा बुरी है। बलोच होना क्राइम है। बांग्लादेश तक और इससे पहले जो हॉलोकॉस्ट हुआ, वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप, पूरे बलूचिस्तान को कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना दिया गया है, और बलोच के लिए सांस लेना मुश्किल है। हमारे पहले दौर तक इन लोगों को बलात्कार आता था, हमारी बहू बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, हमारी बहू बेटियां इनके रेप सेंटर्स में हैं, टॉर्चर है, घरों को आग लगाते हैं, बागों को, खेतों को आग लगाते हैं, पानी में जहर मिला देते हैं, और जो हमारे बेटों को उठा के ले जा रहे हैं उनको टॉर्चर कर रहे हैं, और फिर उनकी ऑर्गन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, उनके दिल, जिगर, आंखें निकाल कर बेच रहे हैं, उनका ब्लड निकाल कर बेच रहे हैं। ये जो हशर है, और फिर ये कि एक बिल्कुल मीडिया ब्लैकआउट है। आप वहाँ पर ना कोई लोकल जर्नलिस्ट काम कर सकता है, ना इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को जाने की ज़रूरत है। तो जैसे आप लोगों का काम है, अच्छा काम है कि आप लोगों ने उस मीडिया ब्लैकआउट के अंदर होल बनाए हैं अपने लिए, और आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। अभी हमारी बात हुई थी डूचे वैली में, ग्लोबल मीडिया फोरम हुआ था बॉन में, जर्मनी में। वहाँ भी हमने यही बात रखी कि जो ये मीडिया को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, आप लोग इसे तोड़ो। तो वो ये कह रहे थे कि उर्दू सर्विस है ना। हमने कहा उर्दू तो हमारी ज़बान नहीं है, उर्दू सर्विस के साथ जो लोग काम करते हैं वो हमारे लोग नहीं हैं, हमको तो उर्दू बोलने भी नहीं आती ढंग से। तो और जो वो काम करते हैं उनका दिल हमारे साथ नहीं है, तो ऑक्यूपायर्स हैं। उर्दू ऑक्यूपायर की लैंग्वेज है। आप बलूची सर्विस शुरू करें,
कितना भी गिर गया बलोच कैरेक्टर से, कुछ तो लाएगा फैक्ट्स को निकाल के। तो अब हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि उन्होंने भी बलोच रिक्रूट करने शुरू किए। हो सकता है कि कुछ अरसे में बलूची सर्विस शुरू हो। तो ये जो मीडिया ब्लैकआउट है, इससे ये है कि उनको डिनाइल में, जेनोसाइड में आप ये देखते हैं ना कि वो कहते हैं अदर कर देते हैं, आपको अपने से अलग कर देते हैं। तो जैसे आप कह रहे थे ना कि अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, हम इनके लोग कभी नहीं थे। हाँ, बंगाली इनके लोग थे, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। अपने लोगों के साथ इन्होंने बंगाल में किया। अपने लोग सिंधी थे इनके, जिनके साथ ये कर रहे हैं, पश्तूनों के साथ कर रहे हैं, वो इनके अपने लोग हैं। बलोच इनके लोग कभी नहीं थे। हम तो पाकिस्तान बनाने से हमारा कोई काम था, ना पाकिस्तान से हमारा कोई काम था। हम एक नेबर कंट्री थे। हमारी 700 साल की अपनी रियासत थी, हमारा मुल्क था। हम पे इन्होंने फौजी हमला किया। अपने जो आर्टिफिशियल एक क्रिएशन हुई कॉलोनियल प्लान के तहत पाकिस्तान की, जो आपकी धरती को काट के बनाया गया, आपकी ज़मीन चोरी करके बनाया गया, उस सारे कॉलोनियल प्लान के 1 साल के बाद इन्होंने हमला करके बलूचिस्तान पर कब्जा किया। आपकी जो रियासतें थी, जिन्ना मिले तो थे रियासतों से उस वक्त, तो उस दौरान जो बातचीत थी उसके बाद ये हमला हुआ है। जी हाँ, जिन्ना तो दुनिया में जितने मक्कार लोग गुजरे हैं, मैनिपुलेटर्स, झूठे, जिन्ना का तो टॉप लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो जिन्ना एक वकील थे और काफ़ी नालायक वकील थे, मगर मक्कार बहुत थे। तो वो बलूचिस्तान के किंग से आकर मिले, और कोई उनके रेफरेंसेस थे जिससे वो वहाँ पहुँचे थे। और उन्होंने यही रखा कि इंडिया से यानी ब्रिटिश जो क्विट कर रहा है, तो उसमें ये कि एक प्लान ये है कि वो इंडिया के टुकड़े करके जाएगा। उन्हें पहले से पता था। और उसमें ये होगा कि जो इंडियन स्टेट्स हैं वो ये चूज़ करेंगी कि उन्हें किस देश में रहना है। आप तो इसमें देख लिए क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि हम तो इंडियन स्टेट्स नहीं हैं, तो इसमें हमारा कोई इशू नहीं बनता। कि नहीं, आपको फिर भी ज़रूरत है अपना इशू रखने की और ये प्रूफ करने की, क्योंकि ब्रिटिश ये कोशिश करेगा कि आपको किसी स्टेट में डाल दे। क्योंकि जो इनकी वेस्टर्न जो स्टेट बनेगी, जो भी कंट्री बनेगा, वो आपके बगैर लैंड लॉक्ड होगा। तो उस पर जो किंग थे, उन्होंने एक 7 लॉयर्स का पैनल बनाया था, जिसमें से जिन्ना एक था। और जो जिन्ना ने वहाँ रोने रोए, और वो तो गरीबी और वो सब के, तो जिन्ना के वज़न के बराबर उसको गोल्ड दिया, और उसकी बहन के वज़न के बराबर उसको सिल्वर दिया। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन्ना ने खुद ये जो है जो कमीशन था स्टेट्स के लिए, उसमें ये केस रखा कि बलूचिस्तान चूँकि हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा कभी, इसलिए ये जो डिवीज़न हो रही है, इसमें बलूचिस्तान को इंडियन स्टेट से अलग एक मुल्क का, एक स्टेट का स्टेटस मिलना चाहिए। और वो मिल गया था। यानी मिलना क्या था, वो था, लेकिन उस पर ब्रिटिश के और नए बने हुए पाकिस्तान के और जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है, 3 मुल्कों के सिग्नेचर्स हैं कि पाकिस्तान और ब्रिटिश इस चीज़ को एंडोर्स करते हैं कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसकी सोवरेनिटी को एंडोर्स करते हैं। ये 4 अगस्त 1947 को ये मीटिंग हुई थी, 11 अगस्त को ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था। तो इन्होंने जो सोवरेनिटी को एंडोर्स करने के बाद फिर कोशिश शुरू की, लेटर्स लिखने शुरू किए किंग को, जिन्ना ने, कि आप पाकिस्तान बन गया है, आप पाकिस्तान में शामिल हो जाएं रिलीजियस बेस पे। उन्होंने कहा कि, और फिर वो सिब्बी आए, तो किंग उनसे नहीं मिले और कहा कि ये मेरा मैंडेट नहीं है, हमारा पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और वो डिसीजन ले सकते हैं किसी भी चीज़ का। बिल रखा गया, वो यूनानिमसली रिजेक्ट हुआ। हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों ने रिजेक्ट किया कि हमारा पाकिस्तान से कोई काम नहीं, एक नेबर कंट्री है,
दैट्स ऑल। हमारा अपना मुल्क है और हमारी आइडेंटिटी हमें किसी भी और आइडेंटिटी से बढ़कर है। तो जिन्ना की ये कहानी है कि उसके बाद जिन्ना के हमें इंफॉर्मेशन आने लगे कि वो मिलिट्री इन्वेजन की तैयारी कर रहा है, और उसके बाद इन्वेजन हुआ और जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं बलूचिस्तान की वो वायलेट की पाकिस्तान ने। यूनाइटेड नेशंस बन चुका था और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस इन्वेजन को रोका जाए। आज यूक्रेन पे रशियन इन्वेजन को रोकने के लिए पूरी दुनिया मचल रही है, पर हमारे लिए कोई ना बोला। और ये सिचुएशन है। उसके बाद भी कोशिशें हुई गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इन एग्जाइल में बनाने की, 1948 में ही शुरू हो गई थी, पर उस वक्त भी किसी इंटरनेशनल कंट्री ने, किसी और ने साथ नहीं दिया। और बलूचिस्तान के अपने अंदर जो ब्रिटिश ने इतनी डिविजन्स बना दी थी कॉलोनियल उसमें दौर में कि वो मटेरियलाइज नहीं हो सका। हम देख रहे हैं कि पिछले 74 साल में दुनिया में कहीं पे भी किसी भी तरह का अगर नरसंहार होता है, यूनाइटेड नेशन, मानवाधिकार आयोग, सब बहुत तेज़ी से उसके ऊपर संज्ञान लेते हैं, देखते हैं। लेकिन बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर देखा जा रहा है कि 74 साल में उसी तरह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान की आवाज़ जो है वो दुनिया तक नहीं पहुँच पाती। जैसा कि आपने कहा भारत तक बात आती है, भारत में कई लोग जानते हैं, लेकिन भारत में कई लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वो देख लेंगे या ठीक है। जो उतना सीरियसली उस जिस तरह के नरसंहार हो रहे हैं उनको देखा नहीं आया, क्योंकि वो बातें बाहर नहीं आती हैं। आपने हमेशा से जो बलूच राष्ट्रवादी रहे हैं, जो वहाँ पे लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उन्होंने ये इस तरह का भी कोई सिस्टम बनाने की कोशिश की कि उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचे? ये कोशिश तो बहुत की, बार बार की। और उसमें अब ये कि पिछले 15-16 साल से बलूचिस्तान साल में 3 बार यूनाइटेड नेशंस में अपनी प्रेजेंटेशंस देता है। यानी बलूच एक्टिविस्ट जाते हैं और यूनाइटेड नेशंस में ये बात रखते हैं कि जेनोसाइड हो रहा है। 60,000 प्लस बलूच इस वक्त एनफोर्स डिसअपीयर्ड है, गायब है, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें छोटे बच्चे हैं। 7 दिन की बच्ची भी उठा कर ले गए। ये सब चीज़ें यूनाइटेड नेशंस के रिकॉर्ड में हैं, टेस्टिमनीज हैं। वहाँ पर जो बलूच रिप्रेजेंटेटिव है मुनीर मेंगल, उन्होंने अपनी टेस्टिमनी वहाँ जमा की है कि जब वो पाकिस्तान के टॉर्चर सेल में थे, उन्होंने जरीना मरी नाम की एक बलूच टीचर को, यंग टीचर को वहाँ देखा था, जिसको वो सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहे थे, उसका बलात्कार कर रहे थे, और इसको कहा था कि तुम इसका बलात्कार करो, और उन्होंने रिफ्यूज़ किया था। और वो कह रही थी कि भाई मुझे अपने हाथ से मार दो। ये यूनाइटेड नेशंस के रिकॉर्ड में है। और अभी पिछले साल एक टॉर्चर सर्वाइवर हैं एहसान अर्जुमंदी, वो 12 साल पाकिस्तान के टॉर्चर सेल्स में रहकर आए हैं, और उन्होंने जो टेस्टिमनी दी है, उन्होंने भी बताया है कि उन्होंने एक और बलोच लड़की को देखा जिसे पाकिस्तानी सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, और बाद में उसकी पूरी बॉडी को उन्होंने ड्रिल किया और उसको वैसे ही खून में तड़पता हुआ मरने के लिए छोड़ दिया, और वो इनके सामने मरी। ये भी यूएन के उसमें है, रिकॉर्ड में है। बात ये नहीं है कि यूएन नहीं जानता या भारत नहीं जानता, सब जानते हैं, और बहुत अच्छे से जानते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का इंटरनल मसला नहीं है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान 2 मुल्कों का मसला है। इट्स एन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ये जानते हैं, मगर इसमें उस विजनरी लीडरशिप की कमी है। उस विजनरी लीडरशिप की ज़रूरत है जो बलोचों पर तरस ना खाए, जो भारत के फ्यूचर को देख सके। क्योंकि जो आतंक इस वक्त पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन के नाम पर बलूचिस्तान में हो रहा है, अफ़गानिस्तान में हो रहा है, क्या उस आतंक से आप बच जाओगे? आज भी आपके मुल्क में जितनी ड्रग्स और जितने आर्म सप्लाई होते हैं वो पाकिस्तान से होते हैं। बलूचिस्तान तो आज़ाद होगा। बलूचिस्तान ने अपना भविष्य खुद लिखा है, हम आज़ाद होंगे। पर जो हमारी आज़ादी के आंदोलन में आज हमारे साथ खड़ा होगा, कल हम उसके साथ अपनी आज़ादी के जो फल हैं, जो मेवा है, हम उसके साथ शेयर करेंगे।
ये तो दुनिया में लेन देन चलेगा। हमारे आज़ाद होने से आपको इनडायरेक्ट तो एक फ़ायदा होगा ही कि बलूचिस्तान के आज़ाद होते ही आतंक की ये लैंडलॉक फैक्ट्री, जिसके पास ना अपना साहिल है, न जिसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न जिसके पास कोई इंडस्ट्री है, न जिसका कोई एग्रीकल्चर है, जो सिर्फ बाहर से उस पैसे पे चलता है कि जो इनको आतंक के लिए दिया जाता है। जहाँ दुनिया में लड़ाई होती है, किराए के कातिल चाहिए होते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज वर्दी पहन के वहाँ पहुँच जाती है। अफ़गानिस्तान में इनकी ज़रूरत हो, यमन में इनकी ज़रूरत हो, उर्दून में फ़लस्तीनियों को मारने के लिए ज़रूरत हो, हर जगह ये पहुँच जाते हैं। इनके पास बहुत सी टोपियाँ हैं। ये फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी तो आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन अगर आज भारत पाकिस्तान के साथ इस सारी दुश्मनी में हमारा साथ देता है तो कल आपको और बहुत फ़ायदे होंगे। भारत हमारा फेवरेट कंट्री होगा। हमारी जो गोल्ड माइंस चीन और बैरक गोल्ड लूट के ले जाने की कोशिशों में है, हम बड़ी खुशी से अपना गोल्ड आपके साथ शेयर करेंगे और आपकी एजुकेशन और विजडम हम आपसे लेंगे। बहुत सारी आपको यूरेशिया के रास्ते लेने के लिए यहाँ से कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। कभी पाकिस्तान आपके रास्ते बंद करता है, कभी ईरान आपके रास्ते बंद करता है। आप चाह भर में इन्वेस्टमेंट करते हो, वो चीन को वहाँ लाके 25 साल के लिए बिठा देता है। बलूचिस्तान आज़ाद होता है तो ये 2000 किलोमीटर का साहिल है, आपको प्यार से ले जाएंगे, आपको प्यार से लेकर आएंगे। पर उस विजनरी लीडरशिप को कैसे जगाना है, ये आपका काम है, भारत की जनता का काम है, भारत की मीडिया का काम।